गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज मैं आपके सामने आउटसाइडर पार्ट का जो अंतिम भूमिका है अर्थात जो अंतिम भाग है उसे स्पष्ट करने जा रही। आपने देखा था कि उसे अपने भाई बहनों से तो अपार नीलम को अपने भाई बहनों से तो अपार प्रेम था। यदि गुस्सा था मन में तो माँ से था। क्यों? क्योंकि माँ ने पक्षपात किया और बच्चों का लालन पालन करने में इतनी व्यस्त हो गई कि घर की जिम्मेदारी का भार उन्होंने नीलम पर डाल दिया। और बड़े बेटे के इंजीनियर होते ही बहू को लाने का सपना उनके मन में उठने लगा। और जब वह विदेश जाने लगा तो सबसे अधिक दीपू से भी अधिक प्रसन्न वह थी। यहाँ तक कि अंतिम समय में मरने के बाद उन्हें न तो बड़े बेटे का कंधा नसीब हुआ और न तर्पण। इसके बाद जब पम्मी की शादी हो गई और साथ ही साथ सुजीत की भी शादी हो गई और छोटे भाई सुमित की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह उसने स्वयं कर लिया था। यहाँ तक आपका करा दिया गया था। अब आगे देखिएगा। गनीमत यह हुई कि शादी का प्रसंग जितनी तेजी से उठा था उतनी ही जल्दी दब गया। अर्थात नीलम ने क्यों? क्योंकि शादी के लिए हर तरफ से मना कर दिया था, इसलिए कहा गया कि जितनी जल्दी उठा था उतना ही हो गया। पम्मी के चले जाने के बाद, छोटी बहन के चले जाने के बाद किसी ने चर्चा भी नहीं की और जिंदगी अपने ढर्रे से चलने लगी। लोग अपने में मशरूफ हो गए। क्यों? क्योंकि आज का मानव किसी दूसरे के लिए 2-3 मिनट से अधिक समय नहीं व्यस्त कर सकता, जिसके कारण कहा गया कि अपने में मशरूफ। सुमित और नेहा भी लौट आए थे और बड़ा भाई जो सुदीप है उसका सामान बनने लगा। अब नीलम की जो यह सोच थी, उसने यह सोचा कि क्यों न मैं कुछ दिनों के लिए और यहाँ रुक जाऊं ताकि सुदीप के साथ और परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि उसके मन में अपने भाई बहनों से अपार ममता थी, इसलिए उसने सोचा कि वह सुदीप के साथ कुछ दिन और व्यतीत कर सके। इसलिए जिस दिन वह कॉलेज ज्वाइन करने गई साथ ही साथ वह एक एप्लीकेशन भी ले गई। प्रिंसिपल मैडम ने एप्लीकेशन की तरफ देखा भी नहीं, बोली कि आज तुम नहीं आती तो हम तुम्हें संदेशा यानी सूचना भेजने वाले थे। क्यों? क्या कोई जरूरी काम था? नीलम ने पूछा। हाँ, ट्रांसफर ऑर्डर आया है। ट्रांसफर और प्रमोशन एक साथ। प्रिंसिपल बनकर जा रही हो। कहाँ? खैर, जगह तो बहुत दूर बस्तर में है, बड़ी शांत जगह है, कॉलेज नया है, ज़्यादा समस्याएं भी नहीं होंगी। लेकिन मैडम, अरे भाई, अब क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि अब तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम पूरी कर चुकी हो। यू आर ए फ्री बर्ड नाउ। तुम्हें तो ऐसे चैलेंज खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई प्रिंसिपल प्रमोशन करके जा रही हो, शांत जगह है, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। सो तो ठीक है मैडम, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे। अंडरलाइन कर दीजिएगा, मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे। देख लो, पर बार बार इस तरह प्रमोशन ठुकराना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तीसरी बार, अंडरलाइन क्या करिएगा, तीसरी बार, और मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे, इस पर अंडरलाइन करिएगा। मैडम फिर भाई उन्होंने कह दिया और वह अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई। छुट्टी की एप्लीकेशन उनके सामने सरका कर वह लौट आई और घर लौटते हुए उसने ढेर सारी खरीदारी की। अब अंडरलाइन करिएगा। सुदीप के लिए खादी का सूट लेंथ और कुर्ते पजामे, सुषमा के लिए कोसा और चंदेरी साड़ियाँ, प्रिया के लिए सब प्रांतों की गुड़ियों का पूरा सेट, साथ ही प्रिया के मनपसंद रसगुल्ले। अर्थात बड़े भाई के लिए उन्होंने खादी का सूट लेंथ कुर्ता पजामा, सुषमा के लिए उन्होंने कोसा चंदेरी साड़ियाँ और प्रिया के लिए सब प्रांतों के गुड़ियों का सेट, साथ ही साथ प्रिया का मनपसंद रसगुल्ला भी लिया। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने के बजाय वह सीधे सुदीप के कमरे की ओर गई। जहां अभी जब वह दरवाजे पर पहुंची थी कि उसके पैर ठिठक गए। क्यों? क्योंकि अंदर सुदीप की पत्नी और सुजीत की पत्नी की जो बातचीत हो रही थी उसके कारण उन्होंने कहा पैर ठिठक गए। क्या था? अलका कह रही थी, आप तो लकी हैं जीजी,
फुर से उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि कनाडा आप चली जाएंगी। ये नेहा भी, अर्थात जो छोटे भाई जिसकी शादी हुई है, नेहा भी 4 दिन के बाद छोटू यानी छोटे भाई के साथ बंगलौर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर, अब आपको यदि होगा कि क्यों उसके पैर ठिठक कर रुक गए, तब आप बता दीजिएगा जो वह अलका की बातें थी कि उम्र कैद तो हम लिखवा करके आए हैं और इन दोनों लोगों के चले जाने की बात है। इन बातों को सुनकर उसके पैर ठिठक कर रुक गए। क्या करें भाई, हमने तो बहुत कोशिश की। अब क्या कोशिश की? वही जो शादी का प्रस्ताव था उसके द्वारा सिद्ध करिएगा कि हमने तो बहुत कोशिश की पर वे टस से मस न हुई, अर्थात जरा सा भी तैयार न हुई। अब यही समझ लेना कि ये हमारी ननद नहीं सास हैं और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। ननद नहीं सास हैं, अर्थात जिस प्रकार से माँ कि जिम्मेदारी बच्चे को वहन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, और नन तो लड़की है, वो तो दूसरे घर चली जाएंगी, लेकिन इन्हें सास मान लो। क्यों? क्योंकि अब ये उम्र जो तुम्हारा है वो पूरे जीवन भर के लिए है। नीलम तो जैसे काट हो गई। क्यों? क्योंकि उसे तो अपने भाई बहनों सबसे अथाह प्रेम था, इसलिए वह इन बातों को सुनकर काट हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके आगे पीछे डोलने वाली, उससे मिस्री घुले स्वरों में बात करने वाली अलका उससे क्या सचमुच इतनी उब गई है कि उसका साथ उसे उम्र कैद सा लगता है। मिस्री घुले शब्दों में बातचीत करने वाली, अर्थात मुंह देखी बात करें, जिस प्रकार से आज का मानो आपके मुंह पे आपकी आवश्यकता, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपसे कुछ और बात कर रहा है, पीठ पीछे कुछ और बात कर रहा है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि अलका जो कि मिस्री घुले शब्दों में बात करती है, आगे पीछे डोलती है, और आज वह मुझसे इतनी उब गई है कि उसे मेरा साथ उम्र कैद सा लगने लगा है। और अलका को उस कैद से रिहाई दिलाने के लिए शायद इसी शादी का प्रपंच रचा जा रहा था। अब नीलम को यह आभास होता है, इसके बाद वहां खड़ा रहना, उन लोगों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वह दबे पांव अपने कमरे में गई। इतनी देर से हाथ में जो थमा हुआ सामान उसने पलंग पर पटक दिया और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ दर्द कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट के आधार पे आप स्पष्ट करेगा। आज चाहे कितनी भी शारीरिक थकान क्यों ना हो, लेकिन यदि मन में उत्साह है, लेकिन आज उसको जो मानसिक आघात इन लोगों की बातों से लगा था, इसके कारण उसने कहा कि आज उसे एहसास हुआ कि उसके अभी तक तो वह आराम से इन लोगों का ढो रही थी जिम्मेदारी, और उसे जरा भी, क्यों? क्योंकि वह बहुत अधिक खुश थी, वो बहुत अधिक शांत थी, लेकिन आज इन लोगों की बातचीत से जो उसको मानसिक आघात हुआ, इसलिए कहा गया है कि आज उसके हाथ दर्द कर रहे थे। पर वह बोझ कुछ भी नहीं था, इससे 10 गुना बोझ तो उसके मन पर था। अब 10 गुना बोझ, अर्थात कि ये हुए का जो परिणाम उसके सामने आया, उसके लिए कहा गया कि 10 गुना बोझ यानी भार उसके मन पर था। उसे वह कहाँ खाली करती? क्यों? क्योंकि अपने ही लोगों की बातें किसी दूसरे के सामने कैसे कहा जाए, वह भी अपने भाई बहनों की कमियों को। इसलिए कहा गया कि उसे वह कहाँ खाली करती। उस दर्द से निजात पाना क्या संभव था? ये आपके लिए छोड़ दिया गया प्रश्न कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि उस दर्द से निजात पाना क्या संभव था। रात खाने की मेज पर रसगुल्लों का एक बड़ा सा दोंगा सजा हुआ था। उसने शाही अंदाज में ऐलान किया, ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। उस समय याद होगा प्रिंसिपल के सामने उसने कहा था, मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। पम्मी ने भी उसे शुरू में समझाया था कि दीदी, चाहे तुम लाख अपने खून से सींची हो, लेकिन तुम आउटसाइडर ही रहोगी। आज तुम हो, बाद में तुम एक जब रिटायर होगी तो तुम एक फालतू सामान की सी हो जाओगी। आज उसे सब ये बातें आभास हो रही हैं और इन लोगों की बातों को सुन के, इसलिए जब वह रसगुल्ला प्रिया के पसंद का लाई थी, उसको उसने इस तरह से, क्यों? क्योंकि आज उसके मन पर 10 गुना बोझ था, जिसके कारण उसने कहा कि यह मेरे प्रमोशन की मिठाई है, मैं प्रिंसिपल बनूं। अरे वाह! कहाँ? अब आप देख लीजिए, यहीं से आप स्पष्ट करिएगा कि जिन भाई लोगों पर उसे इतना अभिमान था, आज वही भाई लोग कह रहे हैं, अरे वाह!
कहाँ, यानी उन्हें भी इनसे मुक्त होना आवश्यक हो गया। जगह तो खैर बहुत दूर बस्तर में है, आजकल हर कहीं तो कॉलेज खुल गए हैं, पर सुनते हैं जगह बड़ी शांत है। मुझे तो इस समय सबसे ज्यादा शांति की ही जरूरत है। अब वह शांति मानसिक शांति के आधार पर क्यों? क्योंकि जिनके लिए उसने मन में क्या धारणा बनाई थी और उन लोगों के मन में उसके लिए क्या धारणा है, जिसके कारण कि वह कह रही है कि आज मुझे सबसे अधिक शांति की ही जरूरत है। इस आपाधापी से तंग आ गई हूं। आपाधापी यानी भाग दौड़, यानी जिम्मेदारियों को, क्यों? क्योंकि हम कोई कार्य करते हैं और उसका यदि हमें परिणाम अच्छा मिलता है तो हमें अधिक खुशी होती है, मानसिक शांति। लेकिन आज उसको जो परिणाम सामने आया है, उसी परिणाम के कारण उसने लिखा है कि अब मैं इस आपाधापी से तंग आ गई हूँ। फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था ना कि यह तीसरी बार है, इसीलिए उसने कहा कि बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा नहीं लगता। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो कोई बहाना नहीं रहा। मजबूरी थी क्यों? क्योंकि भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल के गए थे मेरे माता पिता, वह मजबूरी थी जिसके कारण मैं दूर नहीं जा रही थी। लेकिन अब तो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, तो अब मेरी आवश्यकता कुछ नहीं रह गई है। ये उसके मन की सोच है और यही उन लोगों की भी मानसिक सोच है, जिसके कारण कह रही है खैर अब तो कोई मजबूरी नहीं। इस बात पर सभी एक मत थे। रात बिस्तर में लेटी हुई वह दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। सभी इस बात पर सभी एक मत थे कि हाँ अब तुम्हें जाना ही चाहिए, बस्तर ज्वाइन कर लेना चाहिए, शांत जगह है, आपाधापी से तुम तंग आ गई हो। यहाँ पर उन लोगों को तो ये है ना कि उसे, उन लोगों को तो नहीं मालूम है ना कि वो सारी बातें सुन चुकी है, उसे उन लोगों की जो खिचड़ी पकी हुई है वह बात स्पष्ट हो गई है। इस कारण उन लोगों ने एक मत थी। लेकिन रात में जब बिस्तर पर लेटी हुई थी तो दिन भर की घटनाएं कि इन लोगों ने किस तरह मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा, किस तरह से इन लोगों ने दर्जन भर प्रस्ताव लाए, किस तरह की घटनाएं, मैंने प्रिंसिपल के सामने जा करके क्या कहा, मैं तो छुट्टी का एप्लीकेशन लेके गई थी कि और भी अधिक समय मैं सुदीप के साथ रह गऊं। मैंने कितने अभिमान के साथ, कितने दर्प के साथ ये बात कही थी कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन सबका जो ये अरे वाह कहना या उन लोगों की बातचीत, अब उसे उन लोग, जब उसने अपने कानों से इन बातों को सुना तब उसे विश्वास हुआ। इसके कारण कह रही हैं कि दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने दर्प के साथ कहा था, मैडम मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने दें। पर कहाँ किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया। अर्थात कोई एक बार तो कहा होता है ना कि नहीं दीदी तुम इतनी दूर नहीं जाओगी, बल्कि किसी ने कोई प्रतिवाद, कोई विरोध नहीं किया। पम्मी ठीक ही कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी। पर नीलम को लग रहा था घर में उसकी हैसियत अभी से किसी फालतू सामान की सी ही हो गई है। ये आउटसाइडर का तात्पर्य आप स्पष्ट कर दीजिएगा और शीर्षक एक बार जो पम्मी ने कहा है उनके आधार पे वहां से उठाइएगा, स्पष्ट करिएगा। फिर जब प्रिंसिपल ने उन्हें कहा था और उन्होंने बड़े दर्प के साथ कहा था कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे, और यहाँ आने के बाद जो उन लोगों की बातचीत सुनी थी और जब उसने रसगुल्ले से भरा दूंगा मेज पर रखा था और कहा था ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, और किसी ने भी उसका प्रतिवाद नहीं किया था, जिनके कारण कि आज यह हुआ कि पम्मी ने तो उस समय कहा था कि जिस दिन तुम रिटायर होगी तुम एक फालतू सामान, लेकिन उसे लगा कि नहीं आज ही वह एक फालतू सामान की सी ही हो गई। ये आपका आउटसाइडर है। आउटसाइडर पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो सुन लीजिएगा। यदि कहीं पर आपको दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट करके क्लास कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उसे स्पष्ट किया जा सके। आपका गद्य संकलन का जो फाइनल एग्जाम का सिलेबस है वह कंप्लीट हो गया। सबसे पहले प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया आपका पुत्र प्रेम है। दूसरा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया गौरी है। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया शरणागत है।
शिवानी जी के द्वारा लिखा गया सती है और मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया आउटसाइडर। आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे फरवरी में, उसमें इन्हीं 5 चैप्टरों से क्वेश्चन आंसर आएंगे, चाहे वह रेफरेंस के क्वेश्चन आंसर हों चाहे लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर हों। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप पाठ से संबंधित कम से कम 3 से 4 लाइनें डालिएगा और छोटी छोटी लाइनें जरूर डालिएगा। अब जो नेक्स्ट मैं आपका वो दूंगी वीडियो दूंगी, उसमें मैं आपको शीर्षक पे यदि क्वेश्चन आंसर आता है और यदि वह 12.5 नंबर का आता है तो किस तरह लिखा जाता है, इसको मैं स्पष्ट करूंगी। क्योंकि शीर्षक जो होगा वह पाठ से संबंधित होना चाहिए, पाठ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। इनके आधार पर जब हम लिखते हैं तो वह आपका शीर्षक से संबंधित क्वेश्चन होता है। उसे मैं आपको एक बार क्लास में स्पष्ट कर दूंगी। अब आपका काव्य मंजरी में सिर्फ एक चैप्टर बाकी रह गया है, नदी के द्वीप, जो कि नेक्स्ट उसमें स्पष्ट होगा। उसमें भी आप देख लीजिए, कबीर का साखी है, सूरदास का बाल लीला है, सियाराम शरण गुप्त का एक फूल की चाह है और आपका धरती कितना देती है, ये स्पष्ट किया गया। अब आपका सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, नदी के द्वीप। और आषाढ़ के एक दिन का प्रथम अंक संपूर्ण पूरा प्रथम अंक आपको आएगा फाइनल एग्जाम में।